दोस्तों, आज की कहानी है हमारी शादी कर दो, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इतनी ज़िंदगी गुजारने के बाद एक बात तो जीनत मन ही मन जान चुकी थी कि मामू और मामी उसकी शादी जानबूझकर नहीं करना चाहते और वे लोग यही चाहते हैं। अम्मी और अम्मू का सिर्फ तस्वीर ही देखी थी। जीनत ने उनका प्यार कैसा होता है इसका उसे कोई एहसास नहीं था। अम्मी और अब्बू के एक सड़क हादसे के मारे जाने के बाद मामी और मामू ही जीनत का सहारा थे। मामू ने जीनत को पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि बड़ी होकर वह अपने पैर पर खड़ी हो सके और मामू का सहारा बने। मामू की माली हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। एक कमरे के मकान के बाहर मामू ने एक छोटा सा खोखा रख रखा था। वे उसमें बिसात खाने का सामान रख कर बेचते थे। जो औरतें सामान खरीदने आ भी जाती वे मामू से इतना मोल भाव करती कि किसी चीज़ पर मिलने वाला मुनाफा कम हो जाता। और वैसे भी मामू को बाहर की औरतों से बहुत लगाव महसूस होता था और वे चाहते थे कि औरतें उनके खोखे पर आकर मामू से बातें करती ही रहे। उनकी इसी कमजोरी का फायदा चालाक औरतें खूब उठाती थी। वे मामू से खूब रसीली बातें करती और सामान सस्ते में खरीद लेती। घर में 5 लोग थे, मामू, मामा, उनके 2 बच्चे और एक जीनत। इन सब का खर्च चलाने की जिम्मेदारी जीनत के कंधों पर ही थी। इसलिए वह शहर के ही एक स्कूल में कंप्यूटर पढ़ाने का काम करने लगी थी। जीनत के मामू जितने लापरवाह किस्म के थे, मामा उतनी ही सख्त थी। मैं तो कहती हूँ कि घर में अगर लड़की हो तो उस पर एक नज़र टेढ़ी ही रखनी चाहिए और घर की आमदनी बातों में लड़की जात को ज़्यादा शामिल नहीं करना चाहिए। मामी ने पड़ोस में रहने वाली शकीला से कहा और शकीला ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, सही कहा आपने, और इसलिए मैंने अपनी बेटी सलमा का स्कूल जाना बंद करवा दिया है। अब 8वीं जमात तो पास हो ही गई है। आगे की पढ़ाई के लिए लड़कों वाले स्कूल में भेजना पड़ेगा और हमने तो सुना है कि वहाँ लड़का और लड़की एक साथ बैठते हैं। मामी की इसी सख्ती का नतीजा था कि जीनत ने अपने आप को बहुत संभाल कर रखा था और हमेशा की डरी सहमी सी रहती थी। इस सहमीपन के साथ जीते जीते जीनत 30 साल की हो ही गई थी और अभी तक कुंवारी थी। ऐसा नहीं था कि उसके लिए शादी के पैगाम नहीं आए, पर भला मामू उसकी शादी करा देता तो घर के लिए पैसे कौन लाता। मामू मामी की सोच यही थी कि जीनत इसी घर में ही रहे और पैसे लाती रहे। मामू और मामी के दोनों बेटों भी अब जवान हो चले थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को भरपूर समझते हुए कुछ पैसे जोड़े, कुछ पैसा बैंक में लोन लिया और अपने अब्बा की बिसात खाने की दुकान को अब एक बढ़िया मेकअप सेंटर में तब्दील कर दिया था। जीनत भी मेहनत से स्कूल में अपनी ड्यूटी पूरी करती और घर आकर मामी के साथ रसोई घर में मदद करती। जीनत ने अपनी जवान होती भावनाओं को अच्छी तरह से काबू कर रखा था, पर फिर भी जवानी में किसी की तरह झुकाव होना बड़ा ही जालिमी होता है और जीनत भी कोई अलग नहीं थी। अरे जीनत मैडम, मैंने एक शायरी लिखी है, जरा इस पर गौर तो फरमाइएगा। जीनत के साथ ही स्कूल में पढ़ने वाले एक साथी टीचर आफ्ताब ने कहा, आजी, आपकी शायरी का क्या सुनना, वह तो हमेशा की तरह अच्छी ही होती है। हाँ, अगर आप फिर भी अपनी और तारीफ सुनाना चाहते हैं तो सुना सकते हैं। किसी आशिक के कलेजे को जलाया होगा, तब जाकर खुद ने सूरज को बनाया होगा। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही उम्दा लगता है। सूरज से कुछ ज़्यादा ही प्यार है आपको और तभी तो आपने
तखल्लुस भी सूरज ही रखा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए मेरा नाम तो आफताब भले ही है, पर मैं चाहता हूँ कि अब लोग मुझे सूरज के नाम से ही पुकारे। आफताब ने कहा, हाँ जी ऐसी बात है, तो मैं आपको सूरज के नाम से ही बुलाऊंगी। जीनत ने कहा, दो जावां दिलों के बीच प्यार को अपनाने के लिए कुछ खास की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा अपनापन का पानी, खूबसूरती की खाद और प्यार के फल आने लगते हैं। आफताब एक सीधा साधा लड़का था जो जिंदगी से जूझ रहा था, फिर भी हमेशा मुस्कुराता रहता और अपनी जिंदगी के गम को शायरी में कहकर उड़ा दिया करता था। पर माली हालत की बात करें तो आफताब जीनत से तो बेहतर ही था। इस बार नए साल पर आफताब ने जीनत को एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट कर दिया। जीनत ने बहुत नानूकर की, पर आफताब ने ऐसी दलील दी कि उसे चुप हो जाना पड़ा। देखिए मैडम, यह मैं आपको इसलिए गिफ्ट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको व्हाट्सएप पर अपने शेर भेज सकूँ और आप उसकी अच्छाइयाँ और कमियाँ मुझे बताएं, जिससे मुझसे और बेहतर शायर बनाने में मदद मिल सकेगी। क्या अभी आप यह मोबाइल नहीं लोगी? ठीक है ले लेती हूँ, पर जब मैं अपने घर पर रहूँगी तब आप फ़ोन नहीं करेंगे? हाँ, मैसेज में बात ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है जीनत जी। जीनत और आफताब को एक दूसरे के साथ अच्छा लग रहा था और दोनों ही अपनी आगे की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजरने की बात सोच रहे थे। पर हमेशा की ही इंसान का सोच कहाँ होता है। इतनी ज़िंदगी गुजारने के बाद एक बात तो जीनत मन ही मन जान चुकी थी कि मामू और मामी उसकी शादी जानबूझकर नहीं करना चाहते और वे लोग यही चाहते हैं कि जीनत उसके लिए बस ऐसे ही पैसे कमाती रहे और वे लोग आराम से मज़े करते रहे। इसलिए जीनत इस बाबत मामी से खुद ही बात करने की सोचने लगी। एक रात को आफताब ने कुछ शायरियाँ लिखकर जीनत की मोबाइल पर भेजी और पूछा कि कोई सुधार की गुंजाइश हो तो बताइए। जीनत ने सारी शायरियाँ पढ़ी और उनका जवाब भी आफताब को लिख दिया और सो गई। सुबह उठी तो स्कूल के लिए देर हो रही थी, इसलिए जल्दी में जीनत मोबाइल अपने बिस्तर पर ही भूल गई। चलो फिर मैं आज तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, अपनी बाइक की तरफ इशारा करता हुआ आफताब बोला। जीनत पहले तो हिचकिचाई, क्योंकि गली के नुक्कड़ पर ही तो मामू की दुकान है। बहुत मुमकिन है कि घर के लोग आफताब के साथ उसे देख लें तो देख लें, मैं कोई चोरी तो नहीं कर रही। और फिर आज तो मुझे वैसे भी आफताब के बारे में बात करनी ही है। ऐसा सोचकर जीनत ने बाइक पर जाने के लिए हाँ कर दी और आफताब के साथ बैठकर चल दी। जीनत कुछ देर बाद घर के सामने पहुंचने वाली थी। उसने आफताब को उसे वहीं उतार देने को कहा और वह घर तक पैदल ही चली गई। घर में अंदर का नज़ारा ही अलग था। मामू, उनका बेटा असलम और मामी एक साथ बैठे हुए थे। वे जीनत को घूर रहे थे। अरे जीनत बेटी, बहुत थक गई होगी, मामू ने कहा। हाँ मामू, स्कूल में काम ही इतना होता है, थोड़ी बहुत थकान आना तो जालमी ही है, जीनत ने कहा। जीनत का इतना कहना ही था कि मामी बिफर उठी। हाँ थकान तो आएगी ही, जब देर रात तक किसी दूसरे लड़के के चक्कर चलाया जाएगा। जीनत को तुरंत ही याद आया कि आज वह अपना मोबाइल घर में ही भूल गई थी और इसलिए मामी ऐसा बोल रही है। वह मामी, मैं आपसे बात करने ही वाली थी। आज जीनत हकला गई। अरे तू क्या बात करेगी, तू तो चक्कर चला रही है और वह भी किसी गैर धर्म के लड़के के साथ। अरे नहीं मामी, वह तो आफताब। बता कौन है? यह सूरज, जो तुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार शेरो शायरी से कर रहा है और जिसका जवाब भी तू खूब
वाह वाह करके दे रही है। अरे मैं कह रही हूँ कि हमारी जात में कोई लड़के नहीं रह गए थे क्या जो तो किसी हिंदू लड़के से नहीं मामी, वह सूरज नहीं आफ्ताब है और हमारे ही धर्म का है। मैं खुद ही आज आपसे अपनी शादी के बारे में बात करने वाली थी। जीनत बोलती चली गई। अरे तू दो चार शब्द पढ़ क्या गई है, मुझे ही शब्दों के मतलब समझाने लगी है। और तू समझ क्या रही है, तू किसी भी जात वाले से शादी करने को कहेगी और हम कर देंगे। तुझे ऐसे ही हमारे लिए पैसे कमाने होंगे। भूल जा कि तेरी कभी शादी भी होगी। मामी का पारा चढ़ चुका था। शादी तो मैं सूरज से ही करूँगी और आप सबको बताना चाहूँगी कि मैं सूरज के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जीनत ने यह बात सिर्फ इसलिए कह दी थी कि ऐसा सुनकर मामू और मामी का पारा कम हो जाएगा, पर इस बात ने आग में घी डालने का काम किया था। आप लोग नहीं मानोगे तो ज़बरदस्ती ही सही, देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। जीनत भी अड़ गई थी। मैं रोकूंगी तुझे, नमक हराम हमारी नाक कटवाती है, मोहल्ले में हमारा जीना मुश्किल करना चाहती है। मामी चिल्ला रही थी। जीनत ने सोचा कि जब बात इतनी बढ़ ही चुकी है तो आफ्ताब को भी फ़ोन करके यहीं बुला लेती हूँ। और इस गरज से उसने मामी के हाथ से अपना मोबाइल छीनकर आफ्ताब को फ़ोन कर दिया। हाँ, तुम मेरे घर आ जाओ, सब लोग घर पर ही हैं।